आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये बेहतर तरीका माना जाता है। क्या होता है? ये बेहतर तरीका माना जाता है। फिर आप भी समझदार हो। अब अगर मैं इस बात को लेकर कोई एग्ज़ाम्पल दूं तो फिर आपको पता है थोड़ा सा मनोरंजन आएगा, लेकिन एग्ज़ाम्पल हम देते रहेंगे। फ़िलहाल टाइम की शॉर्टेज है, तो हम क्या करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। देखिए, तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर डेटर्स में से प्रोविज़न माइनस है तो आप डेटर्स का जो ग्रॉस फिगर है उसे यहाँ डेबिट में दिखाइए, और फ़ौरन अक्सर भूल जाते हैं बच्चे, प्रोविज़न यहाँ नहीं लिख पाते, बाद में लिख देंगे। तो प्रोविज़न आप यहाँ लिख देना 2000 रुपये, और अगर प्रोविज़न नहीं है फिर तो डायरेक्ट डेटर्स आ जाएगा, प्रोविज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला स्टेप आप सबके क्लियर हो गया रियलाइजेशन अकाउंट का। पहला स्टेप क्या है? सारी असेट्स कॉपी कर देना। क्या कर देना? सारी एसेट्स कॉपी कर देना। बेटा जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ ना कि ये चीज़ आपको नहीं लेनी, ये नहीं करना, ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे ये पॉइंट्स ले रखे हैं, और मैं आपको ये सारे रिटर्न में, लैंग्वेज में भी ये पॉइंट्स आपको दे दूँगा। ठीक है, तो फ़िलहाल आपको क्या समझना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला स्टेप है रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स कॉपी कर देना बुक वैल्यू पर। बैलेंस शीट में आपको ये गिवन होगा। दूसरा स्टेप, ये देखिए ये बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं यहाँ पर या नहीं। एक बात याद रखिएगा, पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो बिजनेस की क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटी। क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस इंटरनल लाइबिलिटी होती है। और ये जो पार्टनर्स का लोन होता है ये भी क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटी। क्या होती है? पार्टनर्स का लोन इंटरनल लाइबिलिटी। और बेटा ये रुके हुए प्रॉफिट्स जो होते हैं ये भी क्योंकि पार्टनर्स को मिलते हैं, ये भी इंटरनल पार्ट होता है। क्या होता है? इंटरनल पार्ट। इंटरनल लाइबिलिटी को छोड़कर जो भी बचा सब क्या होता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो पहला स्टेप है वो क्या है? सारी एसेट्स कॉपी कर देना। क्या है रियलाइजेशन अकाउंट का पहला स्टेप? सारी एसेट्स कॉपी कर देना, क्योंकि असेट्स का नेचर डेबिट होता है, इस वजह से सारी असेट्स डेबिट में कॉपी कर देना। दूसरा स्टेप होता है बैलेंस शीट में जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, लेकिन कौन सी लाइबिलिटीज़? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। कौन सी लाइबिलिटीज़? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। जैसे एक्स की वाइफ का लोन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा भी गर्ल्स बहुत सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती हैं। जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं सारी की सारी एज इट इज़ कॉपी कर देना रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कहाँ पर कॉपी कर देना? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में कॉपी कर देना, और उन्हीं फिगर पे जो यहाँ पर ये गिवन है। बेटा ये जो फिगर गिवन होती है ना ये बुक वैल्यू कहलाती हैं। लाइबिलिटीज़ की जो ये फिगर होती हैं बैलेंस शीट की, ये बुक वैल्यू कहलाती हैं। तो जो पहले स्टेप में आपको यहाँ पर ये लिखना है, ये सारी बुक वैल्यू हैं जो आपको क्वेश्चन में से उठाकर लिखनी है। और इसी तरीके से दूसरा स्टेप है सारी लाइबिलिटीज़ कॉपी कर दो, लेकिन कौन सी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटीज़ कॉपी करनी है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ये देखिए लाइबिलिटीज़ का नेचर क्रेडिट होता है, इस वजह से मैंने क्रेडिट में लिखा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोविज़न तो हमने पहले लिख दिया था डेटर्स की वजह से। ये इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड, ये आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है। क्रेडिटर्स आपको पता है एक्सटर्नल, बीपी भी एक्सटर्नल होता है। मिसिज एज लोन, मैंने लिखा ए की वाइफ का लोन। अगर ए का लोन होता वो इंटरनल होता, वो यहाँ नहीं आता। लेकिन मैंने बताया पार्टनर के लोन को छोड़कर पार्टनर की बीवी का लोन, पार्टनर के बच्चों का लोन, पार्टनर के माँ बाप का लोन, सबका सब क्या होगा? एक्सटर्नल। तो ये भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ए के भाई का लोन भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। बैंक लोन भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। WCF और IFF, देखिए इनके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। ठीक है, ये जब मैं समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा IFF और WCF क्यों रियलाइजेशन की क्रेडिट में आते हैं। ठीक है, ये मैं तब समझाऊंगा। क्लियर हो गई बात। मैंने देखिए कंडीशन भी लिखा है, हालांकि IFF और WCF रुके हुए प्रॉफिट्स हैं, ये जाने चाहिए कहाँ पर? पार्टनर्स कैपिटल में। लेकिन इस सिचुएशन में ये जो कंडीशन है इसमें ये यहाँ आ जाएगा, आप याद रखना इसे बस। तो पहला स्टेप सारी एसेट्स कॉपी कर देना बुक वैल्यू पर। दूसरा स्टेप सारी लाइबिलिटीज़ कॉपी कर देना। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कहाँ पर? क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के। तो बेटा देखिए
ये यहाँ तक WCF तक आपकी ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हो गई। इसे मैं नाम दूंगा सेकंड स्टेप। क्या नाम दूंगा मैं इसे? सेकंड स्टेप। और इसमें आपको ये सब फिगर कंप्यूट नहीं करनी, आपको बस क्या करना है, आपको बैलेंस शीट से उठाना है और यहाँ लिख देना है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सी इंटरनल लाइबिलिटी है, कौन सी एक्सटर्नल। और मैंने आपको बता भी दिया। क्या बताया मैंने? बैलेंस शीट में पार्टनर्स के कैपिटल का जो बैलेंस होता है ये सब इंटरनल लाइबिलिटी, पार्टनर्स का लोन इंटरनल लाइबिलिटी, पार्टनर से रिलेटेड रुके हुए प्रॉफिट्स इंटरनल, बाकी इन्हें छोड़ दो, सब के सब क्या? एक्सटर्नल। तो यहाँ रियलाइजेशन की क्रेडिट में जो आता है वो क्या आता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आती हैं। गर्ल्स, ये 2 स्टेप हम कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं हम? ये 2 स्टेप कर चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए मेरा तीसरा स्टेप क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, दिमाग में बिठाना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे इसी फॉर्मेट को लेकर हम करेंगे। देखिए हमने असेट्स को रिकॉर्ड कर दिया, हमने लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड कर दिया। अब मेरे पास जो तीसरा स्टेप आता है वो कौन सा है? असेट्स को बेचकर पैसा आना। आपको बताया था ना मैंने, बिज़नेस की, पार्टनरशिप बिज़नेस की जितनी भी असेट्स होती हैं हम उन्हें क्या करते हैं? हम उन्हें सेल करते हैं। सेल करके हमारे पास पैसा आता है। बेटा याद रखना, सेल करके जो हमारे पास पैसा आता है वो रेवेन्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? रेवेन्यू। और रेवेन्यू हमारी इनकम होती है। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट कर दो सारी इनकम और गेन को। तो इस वजह से असेट्स को बेचकर जो पैसा आएगा हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारी इनकम है। अब ज़रा आप ध्यान से सुनना, अगर असेट्स को बेचकर पैसा आया है, पार्टनरशिप फर्म ने असेट्स को बेचा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक या बाय कैश। क्लियर है? या तो बाय कैश लिख दो या बाय बैंक लिख दो क्रेडिट साइड में। अच्छा, ये जो असेट्स बेचकर पैसा आया ये मैंने क्रेडिट में क्यों दिखाया? क्योंकि भाई ये हमारी क्या है? इनकम है। और नॉमिनल का रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स, सारी इनकम क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा। और मैंने यहाँ पर लिखा असेट्स रियलाइज्ड। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? असेट्स रियलाइज। बेटा अब यहाँ पर कौन सी फिगर आती हैं? जो असेट्स आपकी सेल हुई हैं, याद रखना, जो असेट्स आपकी सेल हो गई हम यहाँ दिखाएंगे। और पता है कौन सी फिगर? रियलाइज फिगर। कौन सी फिगर? रियलाइज फिगर। रियलाइज फिगर जो होती है वो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होती है। क्या गिवन होती है? एडजस्टमेंट में गिवन होती है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मशीनरी लिखा हुआ है। मशीनरी के लिए मैं मान लो कितना अमाउंट लेता हूँ? 30,000 रुपये। यानी कि बरसों से हमारी बैलेंस शीट में मशीन कितने रुपए से नज़र आ रही थी? 30,000 रुपये से हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर बैलेंस शीट में असेट्स में मशीनरी नज़र आ रही थी। क्लियर है? ये 30,000 रुपये की आपकी मशीनरी है। लेकिन क्या हुआ, जब डिसोल्यूशन हुआ तो मार्केट में ये मशीनरी 20,000 रुपये की सेल हुई। तो बेटा ये बुक वैल्यू है जो बैलेंस शीट से मिलेगा। और ये जो मैंने बताया 20,000 रुपये में मशीनरी सेल हुई है, ये कहलाती है रियलाइज फिगर। क्या कहलाती है? ये रियलाइज फिगर। तो ये जो मुझे 20,000 रुपये मिले हैं ना, ये 20,000 रुपये मैं यहाँ लिख दूँगा। क्या करूँगा? ये 20,000 रुपये मैं यहाँ लिख दूँगा। अब आप कहेंगे सर 30,000 की मशीन थी, 20,000 में बिक गई, 10,000 का नुकसान हो गया। बेटा एक बात याद रखना, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में आप नुकसान और फ़ायदे को नहीं देखते, बस ये देखो बेचकर कितना पैसा आया, ज़्यादा आया या कम आया, ये देखो। आपको ये नहीं देखना फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। भूख लग रही है ना, और अगर आपको कोई खाना ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, तो बस खा लो, अपनी भूख को पूरा कर लो। ये मत पूछो कि किसने दिया, कहाँ से आया, कौन लाया। क्लियर हो गई बात ये? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जैसे फ़र्नीचर है, यहाँ फ़र्नीचर 40,000 का है, ठीक है। मान लो फ़र्नीचर की रियलाइज़ वैल्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक और, फ़र्नीचर की रियलाइज़ वैल्यू नीचे एडजस्टमेंट में गिवन था 35,000, तो आप यहाँ 35,000 लिखेंगे। 5,000 का नुकसान हो गया आपको, 40 से 35 हो गया। वो रिवैल्यूएशन में देखते हैं, हम रियलाइजेशन में नहीं। याद रखना, हम रियलाइजेशन अकाउंट में ना तो असेट्स का बढ़ना देखते, ना असेट्स का कम होना देखते, ना लाइबिलिटीज़ का बढ़ना देखते, ना लाइबिलिटीज़ का कम होना देखते। क्या देखते हैं? असेट्स को बेचकर कितना पैसा आया।
कम आया ज़्यादा आया, इट डजेंट मैटर। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ को बेचकर कितना, लाइबिलिटीज़ को हमने कितने में पे करा, ज़्यादा में करा कम में करा, जितने में पे करा दिखाओ, फ़ायदा नुकसान हम इसमें नहीं दिखाते। तो अगर यहाँ पर मशीनरी 30,000 रुपये है और मशीन जो है 20,000 में बिकी है, तो यहाँ रियलाइज़ फ़िगर कितनी आ जाएगी, 20,000। अच्छा, हम करते क्या हैं, जितनी भी असेट्स रियलाइज़ हुई हैं सबको एक साथ दिखाओ आप, ठीक है। जैसे स्टॉक रियलाइज़ हुआ, स्टॉक लिखो और जो रियलाइज़ फ़िगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन है वो यहाँ लिख दो। डेटर्स की रियलाइज़ फ़िगर यहाँ लिख दो, मशीनरी की रियलाइज़ फ़िगर ये, फर्नीचर की रियलाइज़ फ़िगर ये, फिर इनर कॉलम में इन चारों का टोटल करके ये आउटर कॉलम में लिख दो। क्लियर हो गई बात ये बेटा। ये क्या था हमारा, ये हमारा था तीसरा स्टेप। क्या था, ये हमारा तीसरा स्टेप था, जो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, असेट्स को रियलाइज़ करती है। अब एक सवाल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए मशीनरी थी, मशीनरी रियलाइज़ हो गई। फर्नीचर था यहाँ पर, फर्नीचर भी रियलाइज़ हो गया। स्टॉक था, स्टॉक भी रियलाइज़ हो गया। डेटर्स थे, डेटर्स भी रियलाइज़ हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये लैंड एंड बिल्डिंग है, आपने यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग दिखाया, इसका अमाउंट मान लो 4 लाख रुपए था, लेकिन आपको क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग की रियलाइज़ फ़िगर नीचे एडजस्टमेंट में नहीं गिवन। आपको लैंड एंड बिल्डिंग की नीचे एडजस्टमेंट में रियलाइज़ फ़िगर नहीं गिवन, तो क्या करेंगे, क्या हम यहाँ रियलाइज़ फ़िगर लिखेंगे? आंसर इज़ नो। अगर क्वेश्चन में ये अल्फाजों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ, चाहो तो रजिस्टर में लिख लेना, बिल्कुल यही अल्फाज, ठीक है। वो ये क्या हैं, अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी असेट्स की रियलाइज़ फ़िगर नहीं दे रखी, याद रखना, अगर आपको डिसोल्यूशन के किसी भी क्वेश्चन में असेट्स की रियलाइज़ फ़िगर नहीं दे रखी, तो आप उसकी रियलाइज़ फ़िगर को क्या मानेंगे? ज़ीरो। क्या मानेंगे? उसकी रियलाइज़ फ़िगर को ज़ीरो मानेंगे और उसे यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। तो पता चला तीसरे स्टेप में सिर्फ उन्हीं असेट्स की रियलाइज़ फ़िगर आती है जो क्वेश्चन में गिवन होती हैं। अगर आपने यहाँ पर 6 असेट्स लिखी और क्वेश्चन में 4 असेट्स रियलाइज़ हुई हैं, तो आपको सिर्फ 4 असेट जो रियलाइज़ हुई हैं उनकी रियलाइज़ फ़िगर लिखनी है, और जो असेट्स रियलाइज़ नहीं हुई उन्हें आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि हम ये अजम्पशन लेकर चलते हैं कि वो असेट्स उनकी वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। क्लियर हो गई बात? तो गर्ल्स ये था हमारा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप क्या है? सारी असेट्स कॉपी कर दो। दूसरा स्टेप क्या कहता है? सारी लाइबिलिटीज़ कॉपी कर दो। तीसरा स्टेप ये दोनों स्टेप जो हैं, पहला और दूसरा, ये जो आपको बैलेंस शीट गिवन है, ये दोनों स्टेप वहाँ से पूरे होंगे। कहाँ से पूरे होंगे? बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो बैलेंस शीट मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये रही। इस बैलेंस शीट से पहला और दूसरा स्टेप आपका होगा। तीसरा स्टेप होगा एडजस्टमेंट से। आपको एडजस्टमेंट में देखना होगा कौन कौन सी एसेट्स रियलाइज़ हुई हैं। जो रियलाइज़ हुई वो दिखा दो, जो रियलाइज़ नहीं हुई उन्हें आप नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में जो फिगर होती हैं वो बुक फिगर होती हैं, नीचे एडजस्टमेंट में जो फिगर होती हैं वो रियलाइज़ फिगर होती हैं। बेटा ये जो बाय कैश और बाय बैंक लिखा है, ये फ़र्म ने रियलाइज़ करा है, यानी कि फ़र्म ने बेचा है। कई बार क्या होता है, ऑक्शन में पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स भी बैठे होते हैं। कौन बैठा होता है? पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स। अब क्या हुआ, उनमें एक पार्टनर था एक्स ने कहा जी ये इन्वेंट्री मैं ले जाता हूँ। ले जा सकता है, पार्टनर भी ले जा सकता है कुछ असेट्स। तो एक्स ने कहा भाई ये असेट्स मैं ले जाऊँगा, ये इन्वेंट्री मैं ले जाऊँगा। पार्टनरशिप फर्म ने कहा ठीक है ले जाओ। पार्टनरशिप फर्म ने ये कहा अगर हम इस असेट्स को बेचते तो हम क्या लिखते हैं? बाय बैंक या बाय कैश। क्लियर हो गई बात? आज तुम इन्वेंट्री ले जा रहे हो तो हम यहीं पर लिखेंगे क्रेडिट में, बस तुम्हारा नाम आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे हम इन्वेंट्री। यानी कि अगर एक्स ने इन्वेंट्री ले गया है तो मैं बाय एक्स कैपिटल लिखूंगा और यहाँ लिख दूंगा इन्वेंट्री। बताइए समझ में आ गई बात? ये मान लो वाई एक पार्टनर था, वाई ने कहा भाई फर्नीचर मैं ले जाता हूँ, मुझे पसंद आ गया, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल यानी कि बाय वाइस कैपिटल और मैंने क्या लिख दिया? फर्नीचर। अगर पार्टनरशिप फर्म असेट्स को बेचती है तो हम लिखेंगे बाय कैश या बाय बैंक। अदरवाइज़ अगर कोई पार्टनर ले जाता है
अदरवाइज़ अगर कोई पार्टनर ले जाता है तो बाय पार्टनर आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि ये यहाँ क्यों लिखा बाय पार्टनर। देखिए, पार्टनरशिप फर्म का फर्नीचर था, पार्टनरशिप फर्म ने बाय वाइज कैपिटल लिखा। इसके बाद जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, तो इतना अमाउंट फर्नीचर का उसके अकाउंट से निकाल लेंगे। ठीक है, वो आगे हम सीखेंगे। फ़िलहाल हमारा पहला स्टेप क्या था, सारी एसेट्स को कॉपी करना बुक फिगर पे, सारी लाइबिलिटीज़ को कॉपी करना बुक फिगर पे, और असेट्स को बेचकर जो पैसा आया वो क्रेडिट साइड में लिखना रियलाइजेशन अकाउंट की। अगर फर्म ने बेचा है तो बाय बैंक या बाय कैश लिखेंगे और सारी असेट्स को एक साथ लिख देंगे। अगर एक आध असेट्स रह जाए तो वो बाद में लिख देना। कोशिश करना सारी असेट्स एक साथ दिखाओ। अगर पार्टनरशिप फर्म ने सेल नहीं करा बल्कि कोई पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर आ जाएगा। अगर एक्स इन्वेंट्री ले गया है तो बाय एक्स कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेंट्री, और अगर वाई ले गया है फर्नीचर तो बाय वाई ब्रैकेट में फर्नीचर। क्लियर हो गई बात। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया था तीसरे पॉइंट को लेकर, कि अगर किसी भी फिक्स्ड असेट्स की, मतलब कोई भी असेट्स हो, चाहे फिक्स्ड हो चाहे करंट हो, किसी भी किसी भी असेट्स की अगर रियलाइज फिगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आप उसकी रियलाइज फिगर ज़ीरो मानेंगे और उसे यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। बेटा ये जो तीसरा स्टेप है ये बताता है कि पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा आ चुका है। क्या आ चुका है? पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा आ चुका है। अब पार्टनरशिप फर्म उस कैश से क्या करेगी? लाइबिलिटीज़ पे करेगी। क्या करेगी? लाइबिलिटीज़ पे करेगी। बेटा याद रखना, लाइबिलिटीज़ का पे करना हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। क्या होता है? लाइबिलिटीज़ का पे करना हमारा एक्सपेंस होता है। और नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस। इस वजह से हम डेबिट में दिखाएंगे लाइबिलिटीज़ का पे करना, जो हमारा फोर्थ स्टेप है। क्या है? जो हमारा फोर्थ स्टेप है लाइबिलिटीज़ का पे करना। क्लियर हो गई बात ये? तो चलिए देखिए, अगर असेट्स को बेचने पर हम लिखते हैं बाय कैश तो लाइबिलिटीज़ को पे करने पर हम लिखेंगे टू कैश। या तो टू बैंक लिखा जाएगा चेक से पेमेंट, या कैश में टू बैंक या टू कैश, और ब्रैकेट में लिख दिया लाइबिलिटीज़ पेड। और ये हम जो सारी लाइबिलिटीज़ हैं ना ये एक साथ दिखा देंगे। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनना। बैंक लोन हमने पे करा, यहाँ दिखा दिया। क्रेडिटर्स हमने पे करे, यहाँ दिखा दिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करा, हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब मेरी बात सुने, ये क्रेडिटर्स था, मान लो ये थे 30,000 रुपये के क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स थे? 30,000 रुपये के। यहाँ पर हमने क्रेडिटर्स को पे करा, नीचे एडजस्टमेंट में गिवन था 25,000 में पे करा। तो ये इसकी क्या है? नई फिगर दे रखी है, रियलाइज फिगर, जो नीचे एडजस्टमेंट में है। तो अगर आपने 30,000 के क्रेडिटर्स दिखाए और आपने 25,000 पे करे हैं जो एडजस्टमेंट में गिवन है, तो यहाँ 25 ही लिखना। आप 5,000 के बारे में मत सोचना जो आपको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये बताया, हम डिसोल्यूशन में ना तो असेट्स का बढ़ना घटना देखते, ना लाइबिलिटीज़ का बढ़ना घटना देखते, बस कितने में पे करा ये दिखा दो, कितना बेच कर आया ये दिखा दो। तो क्रेडिटर्स आपके 25,000 रुपये के यहाँ पर आ गए, जो हमने यहाँ पर दिखा दिया। क्लियर हो गई बात ये? इसी तरीके से आपको जो भी लाइबिलिटीज़ है वो आप यहाँ लिख दोगे, और अगर उसकी फ़िगर कितने में पे करी है ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो आप यहाँ पर दिखाओगे। क्लियर हो गई बात? आप क्या करोगे? यहाँ पर दिखाओगे। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, अगर पार्टनरशिप फर्म पे करती है तो आप टू बैंक या टू कैश लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू बैंक या टू कैश लिखते हैं। लेकिन सुनो, क्या होता है, कई बार जब पार्टनर ऑक्शन में होते हैं, लाइबिलिटीज़ पे होती हैं, तो पार्टनर कहता है भाई ये लाइबिलिटीज़ मैं पे कर दूंगा। अगर पार्टनरशिप फर्म लाइबिलिटी पे करे तो टू बैंक या टू कैश लिखो, लेकिन अगर कोई पार्टनर पे करे तो याद रखना टू पार्टनर। क्लियर हो गया बात? तो देखो ध्यान से सुनो, एक्स की वाइफ का लोन था। एक्स ने ये कहा भाई मैं अपनी बीवी का लोन किसी को भी पे करने नहीं दूंगा, मेरा हक है तो मैं अपनी वाइफ का लोन खुद पे करूंगा। तो कर ले, पार्टनरशिप फर्म ने कहा पे कर दो। अगर पार्टनरशिप फर्म पे करे तो टू बैंक या टू कैश लिखो, लेकिन अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा टू एक्स कैपिटल, और ब्रैकेट में मेंशन कर देना मिसिज एक्स लोन, यानी कि ये लाइबिलिटी किसने पे करी? पार्टनर ने पे करी। इसी तरीके से वाई ने कहा भाई मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा,
तो टू वाइज लोन आ गया, टू वाइज कैपिटल ब्रैकेट में मिसेज वाइज लोन। कहने का मतलब ये है अगर पार्टनरशिप फर्म लाइबिलिटी पे करे तो टू कैश या टू बैंक लिखो। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है तो यहाँ पार्टनर का नाम लिखो और ब्रैकेट में वो लिख दो जो लाइबिलिटी पे हुई है। क्लियर हो गई बात बेटा। ये था फोर्थ स्टेप। क्या था ये? फोर्थ स्टेप था। ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप क्या था? सारी एसेट्स कॉपी करना, बुक फिगर जो बैलेंस शीट से आपको लिखनी है। एक्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कॉपी करना क्रेडिट में, ठीक है। एक्सेप्ट ये मैंने आपको बता दिया था। तीसरा स्टेप असेट्स को बेचकर पैसा आना। जो जो असेट्स रियलाइज़ हुई हैं दिखा दो, और जो असेट्स रियलाइज़ नहीं हो पाई उनके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि हम उसकी फ़िगर क्या लेते हैं? ज़ीरो। क्लियर हो गई बात ये। और अगर कोई पार्टनर कहे भाई ये असेट्स में ले जाता हूँ, तो भाई तू ले जा, तेरा नाम आ जाएगा बाय एक्स कैपिटल या बाय वाइस कैपिटल, ठीक है। चौथा स्टेप होता है लाइबिलिटीज़ को पे करना। क्या होता है चौथा स्टेप? लाइबिलिटीज़ को पे करना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? लाइबिलिटीज़ को पे करूँगा। क्लियर हो गई बात। अगर पार्टनरशिप फर्म पे करती है तो टू कैश या टू बैंक लिखेंगे, और अगर कोई पार्टनर पे करता है तो हम टू पार्टनर का नाम आ जाएगा। ये हमने 4 स्टेप कॉपी कर लिए।